हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन अर्थात विभिन्न प्रकार के सबस्टेशन के लेआउट अर्थात उनकी सर्किट की कार्यप्रणाली के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। जहां तक पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सबस्टेशंस क्या होते हैं, इन सबस्टेशन का कार्य क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है, इन सारी कंपोनेंट्स का यूज करने का मेन पर्पज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को आपने जाना। आज हम देखेंगे कि सारे कंपोनेंट्स जब एक साथ प्रयोग में आते हैं किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, कैसे उन्हें सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, उनका ऑपरेशन किस प्रकार होता है। इन सब सारी गतिविधियों को आप आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। यहाँ एच पोल पे जो है एक पोल माउंटिंग सबस्टेशन जो है यूज हुआ है। एच पोल की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के एमएस चैनल को यूज करके हम इस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स को लगाए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में। सबसे पहले इसमें जो सप्लाई है आपकी वो RYB 3 सप्लाई लाइन के माध्यम से आ रही है। सबसे पहले ये सप्लाई डिस्क इंसुलेटर पे आती है। डिस्क इंसुलेटर के पश्चात एमएस चैनल जो आपका टीपीएमओ सेट के साथ जुड़ा हुआ है, इस टीपीएमओ सेट से आप कनेक्ट करते हैं इसको। टीपीएमओ सेट का काम होता है कि मैनुअली इसको ऑपरेट करना, अर्थात यदि हमें सप्लाई को मैनुअली रोकना है, एसटी साइड बिना हमें शट डाउन लिए हमें नीचे कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस काम करना है, तो हम इस टीपीएमओ सेट की सहायता से सप्लाई को बंद कर सकते हैं। टीपीएमओ सेट के पश्चात ये सप्लाई फ्यूज में आती है। ये तीनों वायर RYB आपकी तीनों सप्लाई है। इसके बाद ये यहाँ टीपीएमओ सेट के माध्यम से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार इसी सबस्टेशन के पास से ही। फिर ये सप्लाई फ्यूज में आती है। फ्यूज का काम है कि यदि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है या ट्रांसफार्मर के आगे कोई फॉल्ट के कारण यदि रेटेड करंट से अधिक करंट फ्लो हो तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए और हमें ट्रांसफार्मर की जो हम ट्रांसफार्मर यूज किए हैं उस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करें। इसके बाद सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर के एसटी साइड में आती है, हाई वोल्टेज साइड में आती है। एसटी साइड के बाद ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और इसको हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे और कंपोनेंट जैसे डेंजर बोर्ड, बारबेड वायर, टीपीएमओ ऑपरेटर के लिए यहाँ देखिए टीपीएमओ हैंडल लगा हुआ है, इसी की सहायता से जो हम इसको ऑफ कर पाते हैं। पोल का फाउंडेशन इत्यादि चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार का सबस्टेशन जनरली आपके घरों के आसपास जो है दिखाई देता है, जहाँ पे 100 kVA क्षमता से नीचे के सबस्टेशन जो है, नीचे के ट्रांसफार्मर क्षमता के सबस्टेशन जो है यहाँ बनाए जाते हैं, क्योंकि 100 kVA से ऊपर का ट्रांसफार्मर जो होगा वो बहुत ही भारी हो जाएगा और इसका प्रयोग हम जो है सरफेस पे करेंगे, ना कि पोल पे करते हैं। तो यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता 100 kVA से नीचे है तो उसको हम पोल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है इंडोर टाइप सबस्टेशन का। ऐसे स्थान जहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन उचित नहीं रहती है कि हम आउटडोर सबस्टेशन का इंस्टॉलेशन कर सकें, तो वहाँ पे हम इंडोर टाइप सबस्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंडोर टाइप सबस्टेशन में जनरली जो है बहुत हाई वोल्टेज सबस्टेशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ऐसे सबस्टेशन का निर्माण नहीं करते हैं जिनकी वोल्टेज क्षमता बहुत हाई हो, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार जो है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ज़्यादातर हम इंडोर यूज कर पाते हैं। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 11 kV इनकमिंग लाइन दिखाई गई है, जो कि एक आइसोलेटर के माध्यम से जो है नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आइसोलेटर, फिर एक CT के साथ साथ जो है एक ST सर्किट ब्रेकर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सप्लाई एक बस बार पे आती है। बस बार का कार्य जो है विभिन्न कंपोनेंट्स को पैरेलली कनेक्ट करना है, क्योंकि बस बार का वोल्टेज जो इनकमिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है उसी के इक्वल होता है। बस बार के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। इसमें 2 मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। 2 सिस्टम मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि 2 इक्विपमेंट्स या 2 ट्रांसफार्मर पैरेलली जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकमिंग लाइन हमारी एक है और बस बार की सहायता से हम बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स को पैरेलली जोड़ सकते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद सप्लाई हमारी आइसोलेटर पे आती है। आइसोलेटर के बाद करंट ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है, ST सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ST सर्किट ब्रेकर के बाद ट्रांसफार्मर पे सप्लाई, अर्थात ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, फिर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में, फिर हमने LT सर्किट ब्रेकर का यूज किया है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड डिवाइस होती है, या इसको हम कंट्रोल रूम से भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि आइसोलेटर एक मैनुअल ऑपरेटेड डिवाइस होती है, इसको हमें मैनुअली जाके ऑपरेट करना पड़ता है स्विच यार्ड में। तो सर्किट ब्रेकर से हम आसानी से कंट्रोल रूम में बैठे हुए किसी भी ट्रांसफार्मर के इनकमिंग साइड में या आउटगोइंग साइड की सप्लाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं।
इस प्रकार आपने देखा कि दोनों ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो एक कॉमन LT बस बार से जुड़ा हुआ है। LT बस बार में आप देख पा रहे हैं कि LT बस बार में भी एक बस कपलर यूज हुआ है, अर्थात हम पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कि किधर किसी भी ट्रांसफार्मर की सप्लाई हम किसी भी सेक्शन में भेज सकते हैं अगर बस कपलर हमारा ऑपरेटेड है, यानी बस कपलर में जो लगा हुआ सर्किट ब्रेकर है वो अगर ऑन है तो ये पूरा बस बार एक सिंगल बस बार की तरह काम कर रहा है। यदि हम बस कपलर को ऑफ कर दिए हैं तो दोनों सेक्शन इसका आइसोलेट हो चुका है, अर्थात जो ये पहला ट्रांसफार्मर है इसकी सप्लाई 2 दिशा में जा सकती है मैक्सिमम, और दूसरे ट्रांसफार्मर की भी सप्लाई 2 फीडर के माध्यम से हम भेज सकते हैं। लेकिन यदि बस कपलर को हम ऑन कर देते हैं, दोनों जुड़ा हुआ है, तो किसी एक ट्रांसफार्मर में अगर फॉल्ट हो जाता है तो हम दूसरे ट्रांसफार्मर की सप्लाई को हम जो है कंटिन्यूअस किसी भी फीडर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ें इस साइड में भी लागू होती हैं कि ये सेक्शन हमारा फॉल्टी हो जाता है तो हम जो ये हमारा सेक्शन है बस बार से जुड़ा हुआ पहला, इसकी सप्लाई को भी हम कहीं भी जो है भेज सकते हैं। तो इस प्रकार का पूरा मैकेनिज्म यूज करने से हमें आसानी यह होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में सप्लाई को भेज सकते हैं। अपनी ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करने के दौरान यदि कोई फीडर बहुत ज़रूरी है तो हम उस फीडर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आउटडोर में स्थापित सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। चूँकि ये जो सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है जनरली लगभग सारे आउटडोर सबस्टेशन में लगभग इसी प्रकार की संरचना का प्रयोग किया जाता है। बस वोल्टेज क्षमता के अनुसार जो सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर या ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं उनकी कैपेसिटी उसी हिसाब से कम अधिक हो जाती है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 लाइन दिखाया गया है, HV हाई वोल्टेज इनकमिंग पब्लिक आउटगोइंग लाइन। इसका तात्पर्य यह है कि आप देख पा रहे हैं कि पहले सेक्शन में यहाँ एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, दूसरे सेक्शन में एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इसका मतलब यह है कि मेन कोई अगर ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन से ये सबस्टेशन चार्ज हो रहा है, फिर हम इस सबस्टेशन से इसी वोल्टेज क्षमता को, क्योंकि ये जो इनकमिंग लाइन है कॉमन बस बार से जुड़ी हुई है, इसी बस बार से फिर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स के साथ हम सप्लाई को किसी और दूसरे सबस्टेशन पे भेज पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम इसी सबस्टेशन पे बैठे बैठे अगले सबस्टेशन की भी गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी टोटल सप्लाई को हम यहीं से ब्रेक कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग पर्पज़ में ये मैकेनिज्म बड़ा ही आसान होता है। इसका फ़ायदा एक और होता है कि मान लीजिए जहाँ से इस सबस्टेशन में सप्लाई आ रही है ये सप्लाई बाधित हो रही है किसी कारण से, तो दूसरा कोई सबस्टेशन है जो किसी अन्य ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से भी पावर फ्लो को जो है वापस इसको चार्ज कर सकते हैं सबस्टेशन को, ये सिस्टम बंद करके। यहाँ से अगर हम इस सर्किट ब्रेकर को बंद कर दें, ये मैकेनिज्म हम ऑपरेट करके हम फिर नीचे के सारे इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करा सकते हैं। तो कभी भी सबस्टेशन में आप पावर फ्लो के डायरेक्शन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यदि पैरेलली बहुत सारे सबस्टेशंस आपस में जुड़े हुए हैं तो आवश्यकता के अनुसार वे अपने आप को सेम वोल्टेज से चार्ज हो जाते हैं जैसे वे जुड़े होते हैं। जिस तरीके की सप्लाई सिस्टम से वो जुड़े होंगे, चाहे वो सबस्टेशन से चार्ज हो रहे हों और पिछला सबस्टेशन किसी अन्य ट्रांसमिशन लाइन से चार्ज हो रहा है, तो ये सारे मैकेनिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे हमें सप्लाई की रिलायबिलिटी बनाने में, कंटिन्यूटी बनाने में मदद मिलती है। अब अगर इसके नीचे हम देखें तो ये जो आइसोलेटर है, इस आइसोलेटर के पहले एक लाइन आइसोलेटर अर्थात अर्थ स्विच जुड़ा हुआ है। अर्थ स्विच का काम क्या है कि यदि हमें सप्लाई लाइन में कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करना है तो हम इस अर्थ स्विच जो कि जनरली ऑफ होता है इसको हम ऑन कर देते हैं, जिससे हमारे लाइन के कंडक्टर्स डायरेक्टली जो है अर्थ से जुड़ जाते हैं। तो ये पिछली सप्लाई या पिछले सबस्टेशन से या कहीं से सप्लाई अगर गलती से या किसी भूलवश जो है आ भी जाती है तो लाइन आइसोलेटर जो है या अर्थ स्विच जो आपका अर्थ से जुड़ा हुआ है, इसके कारण वो सप्लाई होल्ड नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट वहाँ जो है लोकेट करेगा, जो पिछला सबस्टेशन का जो है रिले होगा, और सप्लाई लाइन होल्ड नहीं होगी। या आकाशीय बिजली अगर इस दौरान जो है उस वायर पे गिरती है तो भी वो आसानी से जो है पीछे जो काम कर रहे जो है लोग होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए भी लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, लेकिन लाइन आइसोलेटर का अपना अलग महत्व है क्योंकि ये सप्लाई लाइन को डायरेक्ट अर्थ से जोड़ता है, जबकि जो लाइन आइसोलेटर जो अर्थ आपका लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये सामान्य परिस्थितियों में डायरेक्ट अर्थ से नहीं जुड़ा होता है। जब सर्ज वोल्टेज आता है और किसी लाइटनिंग के कारण तो वह जो है उस ड्यूरेशन में जो है उसको अर्थ में भेज पाता है। अब इसके आगे आप देख पा रहे हैं कि 2 आइसोलेटर का प्रयोग किया गया है, इसके बीच में करंट ट्रांसफार्मर और एक सर्किट ब्रेकर।
इन सब का फंक्शन सर्किट ब्रेकर चूँकि मैनुअल ऑपरेटेड डिवाइस होता है, तो हमें किसी भी जो सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हमें कंट्रोल रूम से तत्काल बंद करना है तो हम पहले सर्किट ब्रेकर से उसको ट्रिप कर देते हैं, सर्किट ब्रेकर से ऑफ कर देते हैं, फिर हम मैनुअली जो है आइसोलेटर को ओपन करके उस पूरे पोर्शन को अलग कर देते हैं कि यदि गलती से भी कंट्रोल रूम से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाए तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में सप्लाई ना जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो मैकेनिज्म का यूज़ हमने किया है। दोनों की जो आउटपुट पोर्शन है ये जाके कॉमन बस बार से जुड़ा हुआ है। ये हाई वोल्टेज बस बार है, चूँकि सप्लाई जहाँ से आ रही है, अभी इसके बीच कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ तक आपकी हाई वोल्टेज पहुँच रही है, इसलिए हमने इस बस बार को हाई वोल्टेज बस बार कहा है। हाई वोल्टेज बस बार के बाद आप जहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, फिर यहाँ पे देखिए कि आइसोलेटर का प्रयोग किया गया है। आइसोलेटर के बाद करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, फिर करंट ट्रांसफार्मर, फिर एलटी सर्किट ब्रेकर। इनका इतने सारे मैकेनिज्म का यूज करने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें बस बार जो है, बस बार से मैंने दो ट्रांसफार्मर यूज किया है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलली बस बार से जुड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर के पहले आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सप्लाई बस बार के बाद लाइटिंग अरेस्टर पे आई है, जो कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए कि सबस्टेशन पे या कहीं भी जो है आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो लाइटिंग अरेस्टर जो है प्रोटेक्ट करे। इसके बाद HT आइसोलेटर अर्थात हाई टेंशन साइड में जो आइसोलेटर यूज हुआ है, मैनुअल ऑपरेटेड स्विच यूज हुआ है। उसके बाद में फिर करंट ट्रांसफार्मर अर्थात मेजरिंग कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी करंट आ रही है, उसको हम कंट्रोल रूम से बैठ के देख सकते हैं। CT के बारे में जहाँ तक आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। इसके बाद HT सर्किट ब्रेकर अर्थात ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड में जो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है वो आपका HT सर्किट ब्रेकर है। इसकी सहायता से हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सप्लाई को इंस्टेंट तरीके से कंट्रोल रूम से बंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद सप्लाई आपकी ट्रांसफार्मर में आती है, जो कि मुख्य कंपोनेंट होता है किसी भी सबस्टेशन का। इसके आउटपुट पे फिर हमने एक CT इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट करंट है वो कितना है, उस हम इस CT के माध्यम से ज्ञात कर पाते हैं। फिर इसके बाद में हम LT साइड में भी सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं कि हमें अचानक से LT साइड को बंद करना है तो हम इस सर्किट ब्रेकर से LT साइड बंद कर सकते हैं। दोनों साइड में जो पैरेलल मैकेनिज्म दिखाया गया है, ये दोनों हम एक साथ यूज कर पाते हैं। अगर हमें आवश्यकता हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रिपेयर या मेंटेनेंस करने की, तो हम उस सेक्शन वाला सर्किट ब्रेकर सेक्शन को अलग करके और आइसोलेटर ओपन करके हम दूसरे साइड से सप्लाई को बहाल कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो है ध्यान रखते हैं कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर यूज करने की अपेक्षा दो छोटे ट्रांसफार्मर को पैरेलली जोड़ के यूज करना उचित रहता है, क्योंकि यदि ट्रांसफार्मर जल जाता है या कोई अन्य दुर्घटना होती है या कोई अन्य फॉल्ट होता है तो हम कुछ हद तक सप्लाई की सततता जो है जारी रख पाएँ। इसके बाद आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है फिर एक LT साइड के LT बस बार से जुड़ा होता है। LT बस बार से दोनों ट्रांसफार्मर का आउटपुट आके जुड़ा हुआ है। LT बस बार के बीच में एक बस कपलर यूज हुआ है, जो कि एक लंबे बस बार को दो सेक्शन में अलग करता है। बस कपलर में एक CT यूज हुआ है और करंट ट्रांसफार्मर के साथ साथ एक जो है सर्किट ब्रेकर आप देख पा रहे हैं, फिर दोनों साइड आइसोलेटर। अर्थात हम इस बस कपलर की सहायता से दो पोर्शन को अलग कर सकते हैं, अर्थात दो छोटे छोटे बस बार को जो है अलग कर सकते हैं। अब इनका बस कपलर का प्रयोग करने का मेन कारण क्या है, इसको आप समझिए कि यदि मान लीजिए कोई सेक्शन फॉल्टी हो जाता है, यदि हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है 1 ये हेल्दी है, दूसरे ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इस बस कपलर को ऑन करके अगर इसको कनेक्ट करके हम इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई को इस क्षेत्र में जो है डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ये सर्किट ब्रेकर ओपन कर दें, इस सर्किट ब्रेकर के ओपन होने की दशा में रिवर्स सप्लाई नहीं जाएगी कभी ट्रांसफार्मर में, और ये पोर्शन हम रिपेयरिंग करते रहेंगे और सप्लाई की सततता जिस भी दिशा में चाहेंगे हम भेज सकते हैं। यही चीज़ दोनों दिशा में भी अप्लाई होती है कि यदि हमारा ट्रांसफार्मर 2 हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम इसकी सप्लाई को बस कपलर की सहायता से जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो बस कपलर, और यदि दोनों ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से चल रहे हैं तो हमें बस कपलर को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऑफ स्थिति में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये ट्रांसफार्मर इस दो फीडर में जो है सप्लाई देता है और ये ट्रांसफार्मर जो है इधर सप्लाई प्रदान करता है। तो हम इतना मैकेनिज्म, जितने इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग या इत्यादि जितने भी सिस्टम इसमें यूज किए हैं, सबका कार्य यही है कि सप्लाई सिस्टम को सुचारू रूप से जारी रख पाएँ और कंट्रोलिंग या किसी फॉल्ट होने की दशा में हम इसको आसानी से जो है रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कर सकें। अब आप बस कपलर के बाद ये जो मेन LT बस बार है, इसके आगे भी आप देख पा रहे हैं कि 4 फीडर्स यहाँ यूज किए गए हैं। 1 फीडर आपका जो है 1 2 3 4 4 फीडर यहाँ से चल रहे हैं LT साइड में।
यहाँ पे आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी देख रहे हैं कि इस सप्लाई वोल्टेज को हम कंट्रोल रूम से इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से देख पाते हैं, क्योंकि ये एक हाई वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि निर्धारित रेटेड वोल्टेज से हाई वोल्टेज को मेजर करता है। तो हम कंट्रोल रूम में बैठे हुए सारे पैरामीटर्स को, विभिन्न सेक्शन में बहने वाली करंट्स को, विभिन्न ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स को, प्रत्येक फीडर में देखिए यहाँ रिले भी लगा हुआ है, प्रत्येक फीडर में बहने वाली धारा को भी हम देख पा रहे हैं। प्रत्येक फीडर के लिए कंट्रोलिंग के पर्पज़ में देखिए सर्किट ब्रेकर्स का भी यूज किया गया है। ये सर्किट ब्रेकर एक रिले सेंसर के थ्रू जुड़े होते हैं, जो कि यदि फीडर में, या आप देखते होंगे आपके घरों के आसपास जब भी कोई फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ट्रिप कर जाती है, बंद हो जाती है। उसमें इस सर्किट ब्रेकर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। जो एलटी साइड में लगे होते हैं ये तुरंत सप्लाई को सेंस कर, इसके अंदर जो रिले है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ रिले होता है, वो रिले सप्लाई को सेंस करता है कि सप्लाई में किस तरह का जो है फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कि अर्थ पे जो है आपका तार टूट के गिर चुका है। इन सारी चीज़ों को सेंस करते ही बहुत कम ही समय में सर्किट ब्रेकर को एक एक्चुएटिंग सिग्नल देता है और सर्किट ब्रेकर तुरंत सप्लाई को जो है ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देता है। तो ये जो एलटी साइड के सर्किट ब्रेकर्स हैं ये कंट्रोलिंग के पर्पज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि जो विभिन्न फीडर्स होते हैं उनकी भी बराबर जो है उसमें भी एक लाइटनिंग अरेस्टर का हम प्रयोग कर देते हैं, जहाँ से सप्लाई सर्किट ब्रेकर के बाद जाती है कि यदि रिवर्स में कोई लाइटनिंग आता है, आपके फीडर पे कोई लाइटनिंग जो है, कोई आकाशीय बिजली गिरती है, तो हमारे सर्किट ब्रेकर या जो इसके पीछे के इक्विपमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा हो सके। क्योंकि जब भी लाइटनिंग की घटना होती है तो वो पूरे फीडर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी जो है एक लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करना उचित रहता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पूरे इस मैकेनिज्म में किस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया है, ना कि एक बड़े बड़े मैकेनिज्म का यूज करके। छोटे कंपोनेंट्स की सहायता से जो है हम सप्लाई की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को बनाए रख पाते हैं। आपने देखा कि इस पूरे मैकेनिज्म में किस प्रकार हम जो है किसी भी डायरेक्शन में सप्लाई को, चाहे वो आउटगोइंग लाइन से सप्लाई को वापस लेके आना हो या दो सबस्टेशन को आपस में इंटरकनेक्ट करना हो, सारे पैरामीटर्स को आपने ठीक प्रकार से समझा। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबस्टेशन की कार्यप्रणाली को आसानी से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।